14 फरवरी 2019। रात का अंधेरा छटा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहां पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे तक बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए डिप्लॉयमेंट में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। आज भी जम्मू का मौसम खराब था, आसमान बादलों से ढका हुआ था और धीरे धीरे बह रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने में मशगूल होने वाली थी, उस दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 बजे जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले में काफी बड़ा था। इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स, बसेस और ट्रक्स को मिलाकर टोटल 78 व्हीकल्स थे, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्मर्ड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से इस कॉन्वॉय में कई बसेस भी शामिल की गई थीं। इस काफिले को काजी गुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद के इलाके टेररिस्ट प्रोन थे। इसलिए खतरे को देखते हुए जब भी सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय क्रॉस करता था, तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरओपी के सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे के ट्रैवल के बाद सीआरपीएफ का ये कॉन्वॉय काजीगुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। यहां 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। वो जब तक वापस लौटे तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए वासुदेव को उसी कॉन्वॉय की पीछे की किसी बस में बैठना पड़ा। पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ कूच कर चुका था। कई जवान अभी अभी अपने घर से लौटे थे, इसलिए जहां कुछ अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए थे, तो वहीं कुछ अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन पत्नी के किसी काम में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठा। इसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे, जो अपनी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। 1 साल पहले ही वो पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे के साथ लोहड़ी बनाई थी। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था शाम को फिर से कॉल करूंगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातें होंगी, आखिरी वीडियो होगा, आखिरी कॉल होगी और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। जहां सीआरपीएफ का ये काफिला आगे के खतरों से अनजान तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने खतरनाक मंसूबे के साथ 2 आतंकी इस काफिले का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार थे, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं में कश्मीर को दहलाने की जिम्मेदारी दी थी। 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को पता लग चुका था कि दोपहर में NH-44 पर सीआरपीएफ की बसों का एक बड़ा कॉन्वॉय क्रॉस करने वाला है। वैसे तो आतंकी इस हमले को 5 दिन पहले 9 फरवरी को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी के दिन ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहां से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय नहीं गुजरा था। इसलिए दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज एक बड़ा कॉन्वॉय गुजरने वाला है, तो उन्होंने फौरन इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। शाकिर बशीर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते जाते थे, जिनमें से उस दिन 2 पर पुलिस के नाके थे, जबकि तीसरा रास्ता जो कि कच्चा स्लिप रोड था, बिना पुलिस की निगरानी के था। दोपहर करीब 2 बजे बशीर दूसरे आतंकी आदिल के साथ एक नीली कार में सवार होकर कश्मीर को दहलाने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने रास्ते में मिलने वाले चेकपोस्ट से बचने के लिए एक घुमावदार रास्ता लिया और जल्द ही उस बिना नाकाबंदी वाली सड़क को पार कर करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर 3:15 पर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर था। शाकिर ने गाड़ी रोक दी और दोनों उतरकर आमने सामने खड़े हो गए। उस दिन काफी ठंड थी, लेकिन आदिल के पसीने छूट रहे थे। आदिल अपनी घड़ी उतारकर शाकिर बशीर को देते हुए बोला, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले और फिर शाकिर यहां से पीछे लौट गया। आगे का सारा काम अकेले आदिल को करना था। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और 200 किलो RDX से भरी अपनी गाड़ी श्रीनगर हाईवे पर दौड़ा दी। वो अपने साथ एक पिस्तौल भी लेकर चल रहा था, ताकि वो इस हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार सके।
दूसरी तरफ अब तक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय भी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा में एंटर कर चुका था। यहां से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कॉन्वॉय में तैनात जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कॉन्वॉय की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल की नज़र उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहनलाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आतंकी ने अपनी कार को कॉन्वॉय की 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 5वीं बस के परखच्चे उड़ गए और उसकी चपेट में कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियां भी आ गईं। ये धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया, आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके ने सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहनलाल समेत सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं करीब 70 जवान बुरी तरह घायल हो गए। 5वें नंबर की इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक ही शख्स ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ। वो थे कांस्टेबल वासुदेव, जिनसे ये बस रास्ते में उतरने की वजह से छूट गई थी। ये हमला इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, और वो भी इतने भयानक तरीके से कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इधर उधर उनके अवशेष बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर बाकी जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। हमले के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो कह रहा था कि उसने इस हमले को अंजाम देने के लिए 2018 में जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन किया था और जब तक ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तब तक वो अपने काम को अंजाम देकर जन्नत पहुंच चुका